मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशगोई की थी, देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा था कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में और कहाँ। स्पेन की जंग छिड़ी और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का इतराफ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। उस रोज़ शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाबकर बड़े मुफक्किराना लहजे में कहा, ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं, और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और इस दरवेश ने जलकर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज़ चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा, या वो रूस वाला जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है। लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि पीर ने ये बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी, और इस नफ़रत का सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर इसके तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे इसे बहुत सताया करते थे। वो इसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा इसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखता तो इसे मतली आ जाती। नामालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झरियों भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर रहती, और वो शाम को अड्डे में आकर हिल मार का सिगरेट पीते या हुक्के के कश लगाते हुए इस गोरे को जी भरकर सुनाया करता। ये डा 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 डा। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रौब गांठते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार, और गटपट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल जी में आई कि मलून की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ, रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगो ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवाहियाँ ला दीं और उनकी गुफ्तगू से इसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का नफाज होने वाला है, तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, या हर चीज़ बदल जाएगी। हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था,
और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था। मगर इस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बढ़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा, जरा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर इसमें अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आज सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हत तेरी ऐसी तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी न मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीबो गरीब तूफान बरपा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहीनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के नफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मसर्रत की एक लहर दौड़ा रहा था। कई बार अपनी घनी मूंछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी। गरीबों की खटिया में घसे हुए खटमल, नया कानून इनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। वो बेहद मसरूर था। खासकर इस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरों, सफ़ेद चूहों, वो उनको इसी नाम से याद किया करता था, कि थोथुनियाँ नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएं। और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे ले लेकर नए कानून के मुताल्लिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दीं। दौराने गुफ्तगू में उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ न कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुताल्लिक बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहां के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थीं। इसीलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो नई तब्दीलियां होने वाली थीं वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक जारी थी। मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खिलत मिलत कर दिया था। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फला शहर में बम साज पकड़े गए हैं या फला जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खेमा समझता और दिल ही दिल में खुश होता। एक रोज़ उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तबादला ख्याल कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका। फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक न सुनी न देखी गई। सियासी नज़रिया से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। उन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेज़ी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा और उसने कहा, ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वतन आज़ाद हो। चुनाचे इस ख्याल के ज़ेरे असर उसने कई मर्तबा उन 2 बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर कहा, टोडी बच्चे। जब कभी वो किसी को दबी ज़बान में टोडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और ये कि वो शरीफ आदमी और टोडी बच्चे की तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़ये के तीसरे रोज़ वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मज़न जा रहा था कि उसने उन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। नए आइन ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह और निकलेंगी। शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, उनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी। वो इसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून।
वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से अच्छी तरह ठोक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं, और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां वो ताबां होना ज़रूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुताल्लिक़ जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल न सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि इसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उनसे इसकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ़े मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और इस्तबल में जाकर घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नजर आती थीं। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 1 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आना में खरीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी सब बंद हैं। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। इसके अलावा वो ये भी सोचता था, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब उससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा? जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी राउनत से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद इसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैराकन जलवे का नज़ारा करने वाली थीं। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनियारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावतें नज़ारा दे रही थीं, और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी से गुजारे थे। उसको यकीन था कि बच्चा किसी न किसी दिन ज़रूर पैदा होगा, मगर वो इंतज़ार की घड़ियां नहीं काट सकता था। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ एक नज़र देख ले, उसके बाद वो पैदा होता रहे। चुनाचे इसी गैर मगलूब ख्वाहिश के ज़ेरे असर उसने कई बार अपनी बीमार बीवी के पेट को दबा दबा कर और उसके ऊपर कान रखकर अपने बच्चे के मुताल्लिक कुछ जानना चाहा था, मगर नाकाम रहा था। एक मर्तबा वो इंतज़ार करते करते इस कदर तंग आ गया था कि अपनी बीवी पर बरस पड़ा था। तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ी रहती है, उठ ज़रा, चल फिर, तेरे अंग में थोड़ी सी ताकत तो आए। यूँ तख्ता बने रहने से कुछ ना हो सकेगा। तू समझती है कि इस तरह लेटे लेटे बच्चा जन्म देगी? उस्ताद मंगू तबान बहुत जल्दबाज वाक़े हुआ था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का ख्वाहिशमंद था, बल्कि मुतजस्सिस था। उसकी बीवी गंगा देवी उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आमतौर पर यह कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और प्यास से निढाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे वो गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकला करता था। लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी था, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बाइस 2-3 फसाद होते होते रह जाएं तो इसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन के उसी तराजू में तोलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए।
छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और पिछली नशिस्त के गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था तो वो आमतौर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के मुताल्लिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। वो इस काबिल गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो न दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं उनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंगे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से ठोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी है। उसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। जब गोरे ने, जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू की और उसकी निगाहें चार हुईं और ऐसा मालूम हुआ कि बैक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुईं और आपस में टकराकर एक आतिशी बगोला बनकर ऊपर को उड़ गईं। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा था। और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीजें झाड़ रहा है, गोया वो उस्ताद मंगू के उस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये लफ्ज़ उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उसने ये लफ्ज़ अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और उस ख्वामखा के झगड़े में जिसका बायस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, इसे तोआ करहा बहुत सी बातें सहना पड़ी थीं। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर कोचवानों ही पर गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबक ऐसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। किराया 5 रुपए होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराईं। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपए? क्या तुम? हाँ 5 रुपए। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भींचकर एक वजनी घोंसे की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़ये को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नज़रअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी फिर खुचला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेरे असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेद की ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घोंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्म जदन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया।
शशदर और मुतहैयर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घोंसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज़ कर दिया। वो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फों, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फों, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू उन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती भूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरतज़दा मजमे की तरफ देखकर वो हाँपती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों के मानंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था और कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून, क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना। और उसको हवालात में बंद कर दिया गया।